नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम खाद्य और पोषण में प्रमाण पत्र CFN 1 आप और आपका भोजन ब्लॉक 3 खाद्य पदार्थों के चयन और तैयार करने की प्रक्रिया। इकाई 14 दालों, मेवों तथा तिलहनों का चयन, उनसे बनने वाले व्यंजन और उनकी पौष्टिकता। इस इकाई में आप दालों, मेवों व तिलहनों की पौष्टिकता व आहार में इनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। दालों से हमें कई पोषक तत्व, विशेषतया प्रोटीन प्राप्त होते हैं। दालें कई किस्म की होती हैं और हम इन्हें विभिन्न तरीकों से पका सकते हैं। शाकाहारी व्यक्तियों के लिए दालें प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मेवे व तिलहन भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अतः ये हमारे आहार में विशेष स्थान रखते हैं। ये काफी महंगे होते हैं, इसलिए साधारणतः आहार में इनका उपयोग कम होता है। 14.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप विभिन्न प्रकार की दालों, मेवों व तिलहनों की पहचान कर सकेंगे। अच्छी किस्म की दालें, मेवे व तिलहन खरीद सकेंगे। इन खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने के विभिन्न तरीके जान सकेंगे और बता सकेंगे कि इन खाद्य पदार्थों का हमारे आहार में क्या महत्व है। 14.1 प्रस्तावना। दालें भारतीयों के आहार का एक अभिन्न अंग हैं। डंडा दालों को प्रतिदिन हम अपने आहार में किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं। क्या आप दालों से बनने वाले कुछ व्यंजनों के नाम बता सकते हैं? राजमा, चना, मूंग, अरहर आदि सभी अक्सर खाई जाने वाली दालें हैं। इनमें प्रोटीन के साथ साथ खनिज लवण तथा विटामिन भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। मेवे व तिलहन भी काफी पौष्टिक होते हैं। इनके महंगे होने के कारण हम अपने आहार में इनका अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। फिर भी मूंगफली का काफी प्रयोग किया जाता है और इससे हमें कई पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। 14.2 दालें। दालों का हमारे दैनिक आहार में महत्वपूर्ण स्थान है। आप इकाई 5 में पढ़ चुके हैं कि दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं। अधिकतर पशुजन्य पदार्थ, जो प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, महंगे होते हैं, इसलिए शाकाहारी भोजन में सस्ती दालें ही प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करती हैं। हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा शाकाहारी है। दालें शाकाहारी लोगों के आहार का प्रमुख अंग हैं और उनकी प्रोटीन की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। डंडा। हम जानते हैं कि प्रोटीन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए दालों और अनाज का मिश्रित प्रयोग करना चाहिए, जैसे खिचड़ी, डोसा, इडली आदि। डंडा। चूंकि बाजार में विभिन्न प्रकार की दालें उपलब्ध हैं, इन्हें दैनिक आहार में शामिल करना अपेक्षाकृत काफी आसान है। 14.2.1 दालों की पौष्टिकता। निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए दालों को मांस के समान माना जाता है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा काफी अधिक होती है। इनमें उपस्थित प्रोटीन की मात्रा अनाजों की अपेक्षा लगभग दुगनी होती है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। दालों में थायोमिन, नाइयोसिन, कैल्शियम व लौह तत्व आदि काफी मात्रा में पाए जाते हैं। दालों में विटामिन सी नहीं पाया जाता, परंतु इन्हें अंकुरित करने पर इनसे विटामिन सी भी प्राप्त होता है। इनका खमीरीकरण करने से भी इनमें उपस्थित थायोमिन, राइबोफ्लेविन व नाइयोसिन की मात्रा में वृद्धि होती है। अंकुरन या खमीरीकरण करने का एक और फायदा यह भी है कि सोयाबीन जैसी दालों को भी आसानी से पचाने योग्य बनाया जा सकता है। जब किसी भी साबुत दाल को अंकुरित किया जाता है तो उसका बाहरी छिलका फट जाता है और अंदर का दाना नरम हो जाता है, जिससे इन्हें पकाने तथा पचाने में आसानी होती है। अंकुरित दालें खाइए, ये अधिक पौष्टिक होती है। दालें जल्दी खराब नहीं होती, अतः इन्हें काफी समय के लिए रखा जा सकता है। दालें सभी को भाती हैं, क्योंकि ये आसानी से पकाई जा सकती है, भोजन में विविधता लाती हैं और सुपाच्य होती हैं। सोयाबीन को कच्चा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ बाधक तत्व होते हैं जो पाचन में बाधा पहुंचाते हैं। ये तत्व पकाने पर नष्ट हो जाते हैं। बोध प्रश्न 1 का बताइए, निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व दालों में पाए जाते हैं? प्रोटीन, वसा, लौह तत्व, विटामिन ए, बी समूह के विटामिन। ख अंकुरित दालें खाने से क्या लाभ है? विवेचन कीजिए।
14.2.2 विभिन्न प्रकार की दालें। दालें दो प्रकार की होती हैं, साबुत और धुली हुई। साबुत दालें जैसे राजमा, चना, लोबिया, मूंग आदि को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि इनकी बाहरी परत सख्त होती है। इसके विपरीत धुली हुई दालें जैसे मूंग, मसूर, अरहर आदि जल्दी पक जाती हैं और पचने में भी आसान होती हैं क्योंकि इनकी बाहरी परत उतर चुकी होती है। साबुत दालें अधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इनकी बाहरी परत बी समूह के विटामिन व रेशे का अच्छा स्रोत है। साबुत दालों को अंकुरित भी किया जा सकता है, जबकि धुली दालें अंकुरित नहीं की जा सकती। 14.2.3 दालों का चयन। बाजार में विभिन्न प्रकार की दालें मिलती हैं। अपनी पसंद नापसंद और आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार आप अपने आहार में विभिन्न दालें सम्मिलित कर सकते हैं। दालें खरीदते समय ध्यान रखें कि ये साफ हों, इनमें कोई कंकड़ पत्थर न हो और न ही इनमें कीड़े, सुरसुरी आदि मौजूद हों। दालें सूखी, नमी रहित होनी चाहिए, नहीं तो इन पर फफूंदी लग सकती है। आमतौर पर सुपर बाजार जैसे मान्यता प्राप्त स्थानों से पैकेटों में बंद खरीदी गई दालें अच्छी किस्म की होती हैं। ऐसे में दुकानदार आपको कम तोलकर धोखा भी नहीं दे सकता, क्योंकि दालों को पहले से ही तोलकर पैकेटों में बंद किया जाता है। 14.2.4 दालों का प्रयोग। दालों को कई प्रकार से पकाया जा सकता है। इनसे बनाए गए विभिन्न व्यंजनों द्वारा हम आहार में विविधता और परिवर्तन ला सकते हैं। साबुत दालें सख्त होती हैं, अतः इन्हें पकाने से पहले कुछ समय के लिए भिगोना पड़ता है, जबकि धुली हुई दालों को भिगोना आवश्यक नहीं होता। दालों से बनने वाले कुछ प्रमुख व्यंजन इस प्रकार हैं। दालों को तरल रूप में पकाकर बना व्यंजन जैसे मूंग की पकी हुई दाल, सांभर आदि। डंडा साबुत दालें जैसे राजमा, चने डंडा आदि को घी व टमाटर, प्याज आदि डालकर रसदार और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। चने की दाल को सुखाने के बाद पीसकर बेसन बनाया जाता है। डंडा बेसन से कई व्यंजन बनाए जा सकते हैं। आपने बेसन से बने पकौड़े, लड्डू व बर्फी आदि तो अवश्य खाए होंगे। बेसन को गेहूं के आटे में मिलाकर रोटी और पराठे भी बनाए जा सकते हैं। कुछ व्यंजन जैसे सेव आदि में बेसन मुख्य घटक होता है तथा कुछ अन्य व्यंजनों जैसे कटलेट, पकौड़े आदि में बेसन बाहरी परत में ही लगाया जाता है। उत्तर भारत का लोकप्रिय व्यंजन कढ़ी भी बेसन और दही के मिश्रण से बनाया जाता है। भिगोकर पीसी गई दाल में मसाले आदि डालकर बड़े भी तले जा सकते हैं। दालों को अनाजों के साथ मिलाकर कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं। चावल और दाल मिलाकर खिचड़ी बनाई जा सकती है। इसी प्रकार गेहूं के आटे में दाल भरकर दाल की भरवां रोटी या पूरी बनाई जा सकती है। जैसा पहले बताया जा चुका है, इस प्रकार अनाजों और दालों को मिलाकर प्रयोग करने से पौष्टिकता बढ़ जाती है। ऐसे खाद्य पदार्थों की प्रोटीन की किस्म काफी बेहतर हो जाती है। दालों को काफी नरम होने तक पकाकर सूप बनाया जा सकता है। दक्षिण भारत में खाई जाने वाली रसम भी दाल से ही बनाई जाती है। दालों को भिगोने के बाद इन्हें पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर पकाया जाता है और इस मिश्रण से पूर्णा पोली नामक स्वादिष्ट व्यंजन बनाया जाता है। अनाजों की भांति दालों को भी भूनकर खाया जा सकता है, जैसे भुने हुए चने। सोयाबीन से सोया दूध बनाया जा सकता है। इसके लिए सोयाबीन को रात भर भिगोने के बाद पीसा जाता है। इस मिश्रण को पतले कपड़े में छानकर उबालकर पीते हैं। सोयाबीन से बने अन्य खाद्य पदार्थ जैसे न्यूट्रीनगेट आदि भी स्वादिष्ट होते हैं और इन्हें आहार में आसानी से सम्मिलित किया जा सकता है। अंकुरित दालों से भी कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं। अंकुरण से न केवल दालों की पौष्टिकता ही बढ़ती है, बल्कि अंकुरित दालें आसानी से पकाई जा सकती हैं और ये सुपाच्य होती हैं। अंकुरित दालों को भाप में पकाकर भी खाया जा सकता है या फिर अन्य खाद्य पदार्थों जैसे पराठे, कटलेट आदि के साथ मिलाकर भी प्रयोग किया जा सकता है। दालों को अंकुरित करने के लिए भीगी हुई दाल को एक गीले कपड़े में बांधकर किसी चीज से ढक कर रखा जाता है, ताकि अंकुरण की क्रिया के लिए आवश्यक गर्माई बनी रहे। आमतौर पर दालों के अंकुरित होने में 12 से 15 घंटे का समय लगता है।
समय की सीमा दाल की किस्म पर निर्भर करती है। यदि दालों को आवश्यकता से अधिक समय के लिए रख दिया जाए, तो इनमें दुर्गंध पैदा हो सकती है। जो व्यक्ति अपने आहार में पशुजन्य खाद्य पदार्थों का कम प्रयोग करते हैं, उनके लिए यह आवश्यक है कि वे दालों का अधिक मात्रा में प्रयोग करें। अधिक मात्रा में दाल खाना शायद संभव न हो, इसलिए आहार में दालों की मात्रा बढ़ाने के लिए इन्हें विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। डंडा दालों को तरल रूप में पकाने के अलावा दूसरे अनाजों जैसे चावल के साथ मिलाकर खिचड़ी के रूप में, आटे के साथ मिलाकर रोटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दालों, बेसन से कई अन्य व्यंजन जैसे बर्फी, पकौड़े, सेव आदि भी बनाए जा सकते हैं। अभ्यास 1 ऐसे 5 व्यंजनों के नाम लिखिए जो आपने पिछले 2 दिनों में खाए हों और जिनमें दालें प्रयोग की गई हों। 2 का निम्नलिखित दालों को पकाइए और इनके पकाने में लगे समय की तुलना कीजिए। अंकुरित दाल, राजमा, धुली हुई मूंग की दाल पकने में लगे समय के अंतर का कारण बताइए। 14.3 मेवे व तिलहन। आपने विभिन्न प्रकार के मेवे जैसे काजू, बादाम आदि खाए होंगे। ये खाद्य पदार्थ महंगे होते हैं और हम इन्हें कम मात्रा में ही खाते हैं। मूंगफली सस्ती होती है, इसलिए इसका अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। डंडा तिलहनों में वसा की मात्रा काफी अधिक होती है, इसलिए इनका प्रयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है। तेल निकालने के लिए मुख्यतः मूंगफली, तिल और नारियल का प्रयोग होता है। 14.3.1 मेवे व तिलहनों की पौष्टिकता। ये खाद्य पदार्थ प्रोटीन के अच्छे स्रोत है। मेवों को अन्य खाद्य पदार्थों के साथ इस्तेमाल करने से उनके प्रोटीन को अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे मूंगफली को बेसन या दूध के साथ मिलाकर खाने से पौष्टिकता बढ़ जाती है। मेवे व तिलहन वसा के भी अच्छे स्रोत हैं। इनमें बीटा कैरोटीन व नाइयोसिन भी काफी मात्रा में होते हैं। इन खाद्य पदार्थों से कुछ मात्रा में लौह तत्व और कैल्शियम की भी प्राप्ति होती है। तिल कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। बोध प्रश्न 2 मेवों और तिलहनों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के नाम लिखिए। डंडा 14.3.2 मेवे व तिलहनों का चयन। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि मेवे महंगे खाद्य पदार्थ हैं। डंडा इनका प्रयोग अधिक मात्रा में करने का सामर्थ्य सभी में नहीं होता। डंडा इनमें से केवल मूंगफली ही एक सस्ता खाद्य पदार्थ है जिसके पोषक तत्वों की तुलना बादाम जैसे महंगे मेवे से की जा सकती है। डंडा मेवे और तिलहन खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इनकी महक व स्वाद में कोई भी परिवर्तन पाया जाना इनके खराब हो जाने का संकेत है। डंडा ये खाद्य पदार्थ देखने में साफ होने चाहिए। डंडा किसी भी प्रकार के कीड़े या सुरसुरी आदि की उपस्थिति इन खाद्य पदार्थों की खराब किस्म को दर्शाती है। 14.3.3 मेवे व तिलहनों का प्रयोग। यह तो आप जानते हैं कि खाना बनाने के लिए मूंगफली, तिल और नारियल के तेल का प्रयोग किया जाता है। डंडा घी की अपेक्षा तेलों का उपयोग बेहतर माना जाता है क्योंकि इनके प्रयोग से हृदय संबंधी रोगों के होने की संभावना कम होती है। डंडा इन खाद्य पदार्थों के कुछ अन्य उपयोग नीचे बताए जा रहे हैं। मेवों को भूनकर या तलकर या बिना भुने और तले भी खाया जा सकता है। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। डंडा इन पर बेसन की पतली तह लगाकर भी तला जा सकता है। डंडा इनके ऊपर गुड़ की परत जमाकर इनका स्वाद बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न व्यंजन बनाते समय उनमें मूंगफली आदि के प्रयोग से न केवल उन्हें अधिक पौष्टिक ही बनाया जा सकता है अपितु उनका स्वाद भी बेहतर बनाया जाता है। उदाहरणतः कटलेट, लड्डू, बिया आदि के बनाने में मूंगफली को भूनकर उनका प्रयोग करने से स्वाद बढ़ जाता है। भुनी मूंगफली का बारीक पीसकर आटे या मैदे के साथ मिलाकर उसे नमकीन, रोटी, बिस्कुट आदि बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। सोयाबीन की भांति मूंगफली से भी दूध बनाया जा सकता है। डंडा यह दूध भी उन बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होता है जिन्हें गाय के दूध से किसी किस्म की एलर्जी हो। नारियल से भी एक प्रकार का दूध बनाया जा सकता है जो शिशुओं व छोटे बच्चों के लिए अच्छा रहता है। इसके लिए नारियल को कद्दूकस करके पानी के साथ मिलाकर बारीक पीसा जाता है। डंडा फिर इस घोल को कपड़े से छानकर दूध को अलग किया जाता है। भुने हुए तिल विभिन्न व्यंजनों जैसे बिस्कुट, केक, पकौड़े, शक्करपारे आदि को स्वादिष्ट और पोषक बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
खसखस के बीज को हम कई तरीकों से आहार में शामिल कर सकते हैं। डंडा शरबत के अलावा इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिठाइयों में भी होता है। इसी प्रकार अन्य मेवे व तिलहनों को भी हम अपने आहार में शामिल करके उसे अधिक पौष्टिक व स्वादिष्ट बना सकते हैं। इससे आहार में विविधता भी ला सकते हैं। अभ्यास 3 कल अपने पूरे दिन के आहार में जो कुछ भी खाया उन सब की सूची बनाएं। बताइए, इस आहार में आप मेवों व तिलहनों को किस प्रकार शामिल कर सकते हैं। 14.4 सारांश। दालों का हमारे आहार में महत्वपूर्ण स्थान है। इनसे हमें पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन मिलते हैं। बाजार में कई किस्म की दालें उपलब्ध है, इसलिए इन्हें विभिन्न तरीकों से पकाकर आसानी से आहार में शामिल किया जा सकता है। मेवे व तिलहन भी बहुत पौष्टिक होते हैं और कई प्रकार से आहार में सम्मिलित किए जा सकते हैं, लेकिन दालों की अपेक्षा ये महंगे होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग कम किया जाता है। 14.5 पारिभाषिक शब्दावली। एलर्जी कुछ खाद्य पदार्थों को खाने से या अन्य चीजों जैसे धूल, कीचड़ आदि के स्पर्श से शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया जैसे खुजली। पशुजन्य पदार्थ, इसमें 2 तरह के खाद्य पदार्थ आते हैं, डंडा दूध, अंडा आदि जो पशुओं से प्राप्त किए जाते हैं, और मांस, मछली, मुर्गा आदि जिन्हें जीवों को मारकर प्राप्त किया जा सकता है। रसम सांभर की तरह तरल किंतु सांभर से पतला दक्षिण भारतीय व्यंजन जिसे पिया जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।